हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का एक बेहद खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है पार्ट 9 शासक और इतिवृत्त। और उसमें आज इस महत्वपूर्ण चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंट्रोडक्टरी टॉपिक हम करेंगे, वो है भारत में मुगल शासक और उनका साम्राज्य। यानी ये पूरा चैप्टर आपको पता है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 सब मुगल शासन से संबंधित है। तो इस चैप्टर में भी हम जाहिर सी बात है आगे की चीजों के बारे में देखें, उनके इतिहास क्रम के बारे में देखें, उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है शॉर्ट में ही कि कौन कौन से प्रमुख उसमें शासक हुए जिनका साम्राज्य बना। जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे शासक हैं, लेकिन हम वो महत्वपूर्ण शासक जो इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए या जहां तक साम्राज्य से पतन होना शुरू हुआ उनकी चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें पॉइंट वार तरीके से तैयार हो जाए। पर इससे पहले इस रोचक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम शुरू करें, एक बेहद खास इंपॉर्टेंट जानकारी आप जरूर ध्यान रखेंगे, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड से, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहाँ निःशुल्क है। यहाँ 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा भर के पढ़ाई नहीं करनी है। तो इसी बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि भारत में मुगल शासक और उनका साम्राज्य क्या रहा। अब देखिए, हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि भारत में 1206 से और 1526 तक एक महत्वपूर्ण शासन चला जिसका हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। जिसको क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। खास करके राजपूतों की चुनौती को खत्म करके और पृथ्वीराज चौहान के बाद वो सारी एक अलग कहानी है। और यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली और लास्ट में इब्राहिम लोदी तक ये चलती रही, ठीक है, जिसमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लास्ट में लोदी वंश, ये पूरी कहानी चली। अब इब्राहिम लोदी शासन कर ही रहा था कि इसी बीच में बाबर ने आक्रमण किया, जो फरगना का शासक था, फरगना से आया, और उसने इब्राहिम लोदी को हराकर यहां पर मुगल वंश की स्थापना की। ये कुल मिलाकर मुगल वंश की स्थापना की नींव है। तो मुगल नाम की जो उत्पत्ति हुई मंगोल से हुई। मुगल नाम एक विशाल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह नाम राजवंश के शासकों ने स्वयं अपने लिए नहीं चुना था। भारत में पहला मुगल शासक बाबर पितृपक्ष से तुर्की तैमूर का वंशज था और मातृपक्ष के तरफ से वो मंगोल शासक चंगेज खान का वंशज था। यानी बाबर जिसने कि मुगल शासन की नींव भारत में डाली, वो अपनी माता की तरफ से तैमूर वंश का माफ कीजिए, वो पिता की तरफ से कहां था? तैमूर वंश का वंशज था और माता की तरफ से मंगोल चंगेज खान का वंशज था। और उसने यहां पर मुगल शासन की स्थापना की। और साथ साथ में हम इस टेबल को देखते हुए चलेंगे जहां पर आपको रटना नहीं है। यहां पर विशेष रूप से मैंने उन शासकों की बात की है जहां से मुगल काल शुरू हुआ और यहां तक एकदम क्रम में हमने रखा है। इस क्रम के बाद बीच में कई शासक आए, लेकिन हमने उन्हीं शासकों को रखा है जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास है। तो 1526 से 1530 तक बाबर यहां पर शासन करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। किसके बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच ये हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में कर दी गई। ठीक, इतना तो कंफर्म है। जो अपने माता के तरफ से मंगोल नेता कह लीजिए या एक शासक कह लीजिए चंगेज खान का वंशज था और पिता के तरफ से तुर्क शासन तैमूर का वंशज था। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई। आइए अब जरा बाबर के बारे में समझ लेते हैं। छोटा सा कालखंड 4 वर्षों का रहा, पर महत्वपूर्ण लड़ाइयां उसने लड़ी, चाहे वो घाघरा का युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो। क्या महत्वपूर्णता थी इसको समझेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के राज फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के यहाँ हुआ था। फरगना के शासक के यहाँ इसका मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ। 9 जून 1494 को पिता की मृत्यु हो गई और अल्पायु में बाबर फरगना का शासक बना। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यानी काफी आगे बढ़ना चाह रहा था। 1497 में उसने मौका पाकर समरकंद जीता, लेकिन 1501 में उसने सैबानी खां उज्बेक को परास्त करके समरकंद जीत लिया। परंतु 1502 में सरेपुल के युद्ध में सैबानी खां के हाथों पराजित होकर समरकंद छोड़ना पड़ा और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 में बाबर ने पातशाह की भी उपाधि धारण की थी।
1519 से 1524 के मध्य बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी अपने ही सुल्तान के विरुद्ध बाबर को बार बार आमंत्रित करते रहे। ये समझ लीजिए, उसने पहले क्या किया, बाबर ने बादशाह की उपाधि हासिल की, काबुल पर अधिकार किया, लेकिन जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसी के करीबी बार बार बाबर को बुलाते थे कि आइए लड़िए, इसको हराइए और अपने आप शासन यहां करिए। इब्राहिम लोदी के वो खिलाफ रहते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो देखने के लिए मिल रहा था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। और इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद यहां पर मुगल वंश की स्थापना हुई, क्योंकि इब्राहिम लोदी को अपनों ने ही ठग लिया था। इस विजय के बाद बाबर का दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य हो गया। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ और भारत में किस वंश की स्थापना हो गई? तो भारत में स्थापना हो गई सीधे सीधे मुगल वंश की। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजपूत शासक भी राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए परेशान रहे। अब देखिए, यहां से एक नई कहानी शुरू होगी। सबसे पहले देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, अब इस पानीपत के प्रथम युद्ध से जो इंपॉर्टेंट चीज देखी गई वो ये देखी गई कि यहां पर दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया, लेकिन अब एक नई कहानी शुरू हुई और उस कहानी को भी जरूर देख लेते हैं। अब हुआ क्या, यहां पर हो गया मुगल वंश की स्थापना, ठीक। लेकिन अब ये क्या हो गया, एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वो हुआ राजपूत मुगल संघर्ष, जिसके लिए 2-3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी बाबर को, लेकिन आने वाले शासकों के लिए वो रास्ता क्लियर करके चला गया और उसने वो लड़ाइयां जीती। तो राजपूत शासक भी राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निष्कासित करना चाहते थे। अतः बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता नहीं की और इसी कारण उसके ऊपर उसने फिर क्या किया, बाबर ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखी गई जो बाबर ने जो राजपूतों के खिलाफ शुरू की। उसने कहा कि राणा सांगा से कहा कि आप जो हैं, आपने हमारा साथ नहीं दिया इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इसलिए हम आप पर भी युद्ध करेंगे। तो 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बाबर ने देखा कि भाई ये जो राजपूत हैं ये भी हमारे खिलाफ हैं, तो उसने सबसे पहले खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा और बाबर के बीच में। और इस खानवा के युद्ध से, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध पहले लड़ा, तो बाबर के साथ आप चाहे तो एक नोट डाउन करके छोटे छोटे रख सकते हैं कि बाबर ने पहले लड़ाई पानीपत के युद्ध में और दूसरी लड़ाई किससे लड़ा, दूसरी लड़ाई वो लड़ता है खानवा का युद्ध। इस युद्ध में तोपखाने और तुलुगमा पद्धति को बाबर ने निर्णायक विजय दिलवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि तोपखाना और तुलुगमा पद्धति जो रही, खास करके तोपखाने का जो इस्तेमाल बाबर ने किया, इसका जवाब यहाँ के शासकों में नहीं था और इसलिए बाबर जीतता चला जा रहा था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल सिंहासन को राजपूत के भय से मुक्ति मिल गई और जो राजपूत मुगल संघर्ष आपको देखने के लिए मिल रहा था, उसमें फाइनली मुगल क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आता है। फिर उस समय चंदेरी का शासक मोदिनी राय था। तो मेदिनी राय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। अब आप बाबर का चाहे तो लिस्ट बना लीजिए, इसमें नोट डाउन आप करते जाएंगे। तो बाबर 1526 पानीपत, ठीक है, पानीपत का पहला लड़ाई, 1527 खानवा का युद्ध, ठीक है, राजपूतों के खिलाफ, और 1528 चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में घाघरा का युद्ध लड़ेगा, ठीक है, चंदेरी। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने बाबर का अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु उसकी पराजय हो गई और 19 मई 1528 को बाबर का चंदेरी पर की तरफ से क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो देखिए किस तरह बाबर अपनी लगातार जो जड़ें हैं मुगल शासन के लिए वो मजबूत करता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि केवल 3 से 4 वर्षों का शासन उसका रहा, लेकिन उसने मुगल वंश के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी की। और लास्ट में बाबर ने अहमद शाह को चंदेरी का शासक नियुक्त किया।
अब इसी बीच क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत में हराया था, तो उसका भाई योजना बना रहा था बिहार के आसपास कि इसको मैं हराऊंगा। तो बिहार में फिर क्या किया, अब उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों को संगठित करके बिहार में बाबर के विरुद्ध तैयारी कर रहा था। तो उसका दमन करने के लिए 2 फरवरी 1528 को बिहार के लिए रवाना हुआ और 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा नदी के किनारे अफगानी सेना को पुनः पराजित किया। तो 1529 में ये घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये 4 वो युद्ध हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप बाबर के साथ जोड़ सकते हैं। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 बल्कि आप कर लीजिए घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे उठाए जाते हैं। तो इन 4 युद्धों के मातहत क्या किया बाबर ने, भारत में सुदृढ़ किया किस चीज को, मुगल वंश को। अब 1530 में हाँ बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान आराम बाग में दफना दिया गया। फिर कुछ वक्त बाद उसे काबुल के उसी द्वारा चयनित स्थान पर दफनाया गया। तो यहां समाप्त हो गई बाबर की बात। उसने जो उसका आत्मकथा था उसको जाहिर सी बात है तुजुके बाबरी, जो तुर्की भाषा में है, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षी फूल फलों, इसके बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। इस पर बहुत सवाल पूछा जाता है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में है। आगे आप जब जाएंगे कि अकबर के काल तक ये तुर्की का थोड़ा प्रभाव रहता है, अकबर के आने के बाद फारसी भाषाएं में सारी चीजें होने लगेंगी। अकबर ने जो अपना अकबरनामा उसका है और जो आईनी अकबरी वो सब फारसी में है, लेकिन बाबर ने जो तुजुके बाबरी लिखवाई वो तुर्की भाषा में थी। ठीक है, बाबरनामा बाबर ने की थी। बाबर को बाग लगाने में रुचि थी। उसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया था जिसे नूरे अफगान कहा जाता था। बाबर ने सड़कों को नापने हेतु गजे बाबरी प्रचलित किया। बाबर का एक काव्य खंड संग्रह दीवान, ये भी तुर्की भाषा में कराया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बाबर से संबंधित ध्यान रखेंगे। बाबर ने मुबैयान, ये एक शैली थी पद्य लिखने की, ठीक है, ये एक साहित्यिक शैली थी, इसको एक तरह से विकसित किया, प्रचलित किया। उसने रिसाले उसज की रचना की जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वन लाइनर में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट्स के तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं भैया दूसरे नंबर पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है कौन, वो है हुमायूं। अब हुमायूं क्या हुआ कि 1530 में बाबर के जाने के बाद आते हैं। 1540 तक वो शासन करता है, लेकिन तभी इसको एक चुनौती मिलती है सूरवंश जिसकी स्थापना जिसने की शेरशाह सूरी से, जो एक अफगान रूलर था। दूसरी बार उसने अफगान शासन स्थापित किया। तो हुमायूं को उसने हराया, यहां से भागना पड़ा हुमायूं को। फिर 10 साल तक 15 साल तक उसका शासन चला, लेकिन जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे, तो सूरवंश खत्म भी हो गया। तो बाबर की मृत्यु के उपरांत 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं सिंहासन पर आसीन हुआ। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, इसीलिए उसकी असफलता का कारण भी बन गया, क्योंकि फिर विवाद शुरू हो गए। हुमायूं की वास्तविक कठिनाई उसकी विरासत थी, क्योंकि साम्राज्य संगठित नहीं था और उसका वित्तीय आधार भी सुदृढ़ नहीं था। ठीक बात है, बाबर ने भी हाल में ही शासन स्थापित किया था, वित्तीय स्थितियां इतनी ठीक नहीं थी, युद्ध भी हुआ था और सब कुछ बहुत संगठित नहीं था, तो चैलेंज उसके सामने बहुत बड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो ये कहानी बाबर से शुरू हुई है, अब हुमायूं तक आ पहुंची है, और हुमायूं के सामने जो समस्याएं हैं वो आप देखते हुए चल रहे हैं कि संगठित शासन नहीं था, वित्तीय परेशानियां थी, और ये चीज हुमायूं झेल रहा था। हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खां तथा दूसरा प्रमुख विरोधी गुजरात का शासक बहादुर शाह था। ये दो बहुत तगड़े प्रतिद्वंदी थे हुमायूं के, जिससे वो जूझता रहा, और शेर खान ने तो फिर फाइनली उसे पराजित ही किया, जिसने बाद में फिर शेरशाह सूरी। तो 1532 में चुनार घेरे में शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पहले तो शेर खान ने अधीनता स्वीकार कर, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, बाद में मौका पाते ही 15 अगस्त 1538 को हुमायूं बंगाल पहुंचा। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नता बाग रखा, और फिर वहीं से बंगाल से आगरा के वापसी के मार्ग तय करते हुए हुमायूं का शेर खां से बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ। तो बिहार में एक जिला है बक्सर, बिल्कुल सरयू नदी के जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वहीं पर वो आपको पाया जाएगा बक्सर, और गंगा नदी वहां से निकलती है। और बक्सर में एक जगह है चौसा, आज भी वहां स्मारक बना हुआ है, वहां ये युद्ध हुआ और वहां पर शेरशाह सूरी ने किसको, हुमायूं को पराजित किया। चौसा की विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि हासिल की और अपने नाम का खुतवा पढ़वाया और सिक्के भी प्रचलित किए। फिर बाद में और इसने हराया।
मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः पराजित करके दिल्ली और आगरा पर भी अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। तो 1539 में उसने वहां हराया चौसा में, और 1540 में फिर कन्नौज जो लखनऊ के पास है वहां पर हरा के दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। और एक बार भारत की सत्ता पर फिर से किसके हाथ में चली गई? अफगानों के हाथ में चली गई, जो पहले लोधी के बाद खत्म हो चुकी थी। और हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। वो कश्मीर होते हुए इधर उधर टहलता रहा, बाद में जाके उसने कंधार पर भी थोड़ा अपना शासन मतलब अपना कब्जा किया, और वहीं बीच में अमरकोट में फिर अकबर का जन्म भी हो गया। ठीक है। निर्वासित काल की अवधि में हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह किया, और इसी से अकबर का जन्म हुआ। 22 जून 1555 के सरहिंद युद्ध में अफगानों पर निर्णायक विजय प्राप्त करके हुमायूं ने पुनः भारत के सिंहासन को प्राप्त किया था। तो एक बार फिर से 1555 में सिंहासन मिला था, लेकिन उस समय शेर शाह सूरी नहीं, उसके वंशज थे। हालांकि हुमायूं एक बहुत ही भाग्यहीन शासक कहा जाता है, क्योंकि फिर वो क्या हुआ, दिल्ली के पुस्तकालय में गिर के उसकी मृत्यु भी हो गई। 22 जुलाई 1555 को दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। जनवरी 1556 में वो दिल्ली में दीपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसलकर उसकी मृत्यु हो गई। और इतिहासकार नेलपुन ने ठीक लिखा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी गिर के उस सीढ़ी से जान चली गई। एक सवाल पूछा जाता है कि भाग्यहीन शासक किसे कहा जाता है, वो भी हुमायूं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबर महान। अकबर महान माफ कीजिए, पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है। तो अकबर महान जो है ये हुमायूं के बाद शासन पर बैठता है। तो जो हमारी ये हमारी सीढ़ी चल रही है वो पहुंचेगी अकबर तक, और अकबर आता है हुमायूं के बाद। 1556 से 1605 तक का लगभग 50 वर्षों का शासन, बहुत बड़ा शासन इसका रहता है। इसका शासन इतना लंबा क्यों रहा ये जानना बड़ा दिलचस्प है। क्यों बाकी शासकों के तुलना में ज्यादा शासन कर पाया? क्योंकि इसके एक चीज को पकड़ा था, वो था स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। इसकी चालाकी ये थी कि वो चीजें करो जिससे समाज में लोगों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। उसने कुछ ऐसी चीजों को अपनाया जो धार्मिक कट्टरता से अलग थी, जो सुलह कुल जैसी नीति, आगे मैं चर्चा करूंगा चैप्टर में, दीने इलाही जैसी नीति, और सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को पदवी देना, आगे बढ़ाना, मनसबदारी देना, ऐसी नीतियां, खुद कुशल योग्य शासक। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग दो इसके वैसे तो अकबर के साथ बीरबल का नाम इंपॉर्टेंट रूप से आता है, लेकिन और दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल लोग इसके जीवन में रहे, जिसका बहुत प्रभाव अकबर के शासन, नीति, हर चीज में रहा। वो रहे कौन? एक टोडरमल, जिसकी चर्चा मैं आगे चैप्टर में करूंगा, और एक अबुल फजल। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो, टोडरमल जो इसके पूरे प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को बहुत अच्छे तरीके से चलाने में सफलता मिली, जिससे जो आर्थिक समस्याएं हुमायूं को झेलनी पड़ी, अकबर उससे बाहर निकल गया। दूसरा जो अबुल फजल आया, अबुल फजल इसका सलाहकार भी था, इतिहासकार भी था, सूफी मत में को मानने वाला व्यक्ति था, और धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक स्वीकार्यता और समायोजन का बड़ा पक्षधर था, जिसकी बात अकबर मानता था, और अकबर को इसमें बड़ी सहायता मिली कि उसको सम्राट के रूप में लोग एक्सेप्ट करें। यह अकबर की बहुत दिलचस्प चीज रही। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के संरक्षण में हुआ, क्योंकि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो महज 13 साल 14 साल का ही था। तो बैरम खान उसकी देखरेख करता था, उसके ही नेतृत्व में सारा शासन चलता था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अबुल कासिम ने इसका राज्याभिषेक किया था। अपने शासन के प्रारंभिक 4 वर्ष में वह बैरम खान के संरक्षण में रहा। 1556 में अकबर ने बैरम खान को अपना वकील नियुक्त कर दिया। वकील होते थे उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर होते थे, है ना, जो मुख्य रूप से सारे मिनिस्ट्रीज और सारे कामकाज को देखते थे। तो इसको अपना वकील या वजीर नियुक्त करके खाना की उपाधि दी थी। तो बैरम खान की हैसियत अकबर के शासन काल में बिल्कुल वैसी ही थी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य की हुआ करती थी। तो बहुत दिनों तक उसके लिए, हालांकि बाद में बैरम खान से इसका कुछ मतभेद हो गया और बैरम खान को इसने बाहर निकाल दिया, और बाद में बैरम खान की मृत्यु हो गई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने साहस, शौर्य और निष्ठा का परिचय देते हुए मुगलों को भारत में स्थायित्व प्रदान किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। बैरम खान ने इस युद्ध में मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू को, जिसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, उसको पराजित किया। तो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। हालांकि उस युद्ध को मुख्य रूप से बैरम खान लीड कर रहे थे। हेमू ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा?
इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, जो किसका, आदिल शाह सूर का वजीर था, हालांकि बैरम खान इस युद्ध को लड़ रहे थे। आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवी संयोग था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें आती हैं। उसके साम्राज्य विस्तार में उसकी दक्षिण नीति और राजपूत नीति महत्वपूर्ण थी। राजपूत नीति क्या थी? इससे पहले हमने देखा, अभी हुमायूं और बाबर तक देखा कि मुगल और राजपूतों में एक संघर्ष चल रहा था और राजपूतों को बड़ी हेय दृष्टि से या बहुत ही दुश्मन की दृष्टि से देखा जा रहा था। लेकिन अकबर ने क्या किया, उदारवादी नीति अपनाई और राजपूतों को बड़े बड़े पदवियां दी, उनसे दोस्ती किया, मैत्री किया। तो वही राजपूत इसके शासन के संरक्षक बन गए और बड़े बड़ी लड़ाइयों में, कई लड़ाइयों में उसने, जैसे मान सिंह ने इसका कई लड़ाइयों में प्रतिनिधित्व किया और संरक्षक बन के चलते रहे। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा दक्षिण नीति भी, तो ये दक्षिण में एक सीमा तक उसने आधिपत्य किया, कुछ लोगों को छेड़ा भी नहीं। तो इन नीतियों ने अकबर को बहुत क्या किया, सहायता प्रदान की। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि सर्वाधिक संपन्न, विशाल और एक तरह से कह सकते हैं कि सुदृढ़ राज्य भी बना दिया। तो ये अकबर के शासनकाल में बहुत प्रमुख रूप से देखा गया। अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक, मैंने आपको ये प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था कि जो मुगल शासन था वो कांधार, काबुल तक ये था। इसके अलावा फिर हिंदू कुश पर्वत आ जाता था, उसके उस तरफ ईरान और मध्य एशिया। तो हिंदू कुश पर्वत तक पूरा डिटेल में उसको फैलाया उसने और वो हिंदू कुश पर्वत फिर क्या था, उसकी एक सीमा बन जाती थी। तो इस अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने तथा ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ये जो सफावी थे ईरान के, इनसे हमेशा मुगलों का संघर्ष चला क्योंकि ये सफावी बार बार कांधार को और काबुल को कब्जा करने के चक्कर में पड़े रहते थे और मुगलों को लगता था कि काबुल और जो कांधार है ये बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो हम इसे देंगे नहीं। तो इस संघर्ष में भी अकबर हमेशा सफल रहा और इसने मजबूत रखा अपने पूरे शासन को। अकबर का विशाल साम्राज्य पश्चिम में काबुल तथा कांधार से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ हर जगह इसने साम्राज्य का विस्तार किया। और अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कई प्रमुख प्रांतों में बांट रखा था। ठीक है, जैसे काबुल, लाहौर, मुल्तान, इसके अलावा दिल्ली, अवध, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, इलाहाबाद। खास करके देखिए ये आपको सारी चीजें मिलेंगी, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कश्मीर, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, गोंडवाना, बेरार, मालवा, ये सारे जो ये मुगल के समय ये सारे राज्य या प्रांत हुआ करते थे। और ये औरंगजेब तक की मैंने आपको पूरी बात बता दी है। जो औरंगजेब जब आया शासन करने तो उस समय तक यहाँ तक ये स्टेट, ये पूरा मुगल पीरियड फैल चुका था। नीचे यहाँ मराठा उसको चुनौती दे रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ तक फैल चुकी थी, सारा मुगल साम्राज्य यहाँ तक फैल चुका था। और इससे पहले अकबर के तो शासनकाल ही अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, इलाहाबाद, ठीक है, बिहार, बंगाल, खानदेश, बरार और अहमदनगर का कुछ भाग, ये कहां तक रहा, ये रहा अभी आपका शासन जब तक अकबर रहा और उसके बाद और वो फैलता चला गया 22 प्रांतों तक। अकबर के 12-15 से लेके औरंगजेब आता थे 22 प्रांतों तक हो गया वो। अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है, जिसका तात्पर्य उस शासक से है जिसने किसी क्षेत्र के जन समूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैंने कुछ चैप्टर के डिस्कशन में पहले भी बताया है कि देखिए जो यूनिफिकेशन कर सके वही सम्राट या राजा हो सकता है। यूनिफिकेशन किस तरह के का, जैसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यानी राजनीतिक एकीकरण, मतलब ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल वाला, राजनीतिक एकीकरण मतलब आपका साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के नीचे हो। मतलब मान लीजिए कोई एक शासक है तो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो, कई प्रांतों को उसने मिला के एकीकरण कर दिया हो। आर्थिक एकीकरण मतलब उसी का सिक्का चलता हो, मुद्रा चलती हो, व्यापार चलता हो। सांस्कृतिक एकीकरण मतलब सभी की संस्कृति को लेके चलने वाला हो। ये सारी चीजें करने का, ये सारी चीजें ठीक से इंप्लीमेंट कर पाने में अकबर एक सफल शासक एक तरह से साबित हुआ, इसलिए उसको राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद अकबर ने भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की और उसने अपनी कुशल नीति से भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। इसी कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। अब धार्मिक एकता में दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप। एक इसमें आएगा सुलह कुल, सुलह ए कुल, यानी सबको मिला के सुलह करके शांति के साथ रहना, सार्वभौमिक शांति। और एक इसमें दीन-ए इलाही, आगे इसकी चर्चा मैं करूंगा, दीन-ए इलाही जिसको ईश्वर का धर्म कहा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर का दीन या ईश्वर का धर्म। तो ये अकबर ने धार्मिक एकीकरण के लिए किया।
जिस समय अकबर शासक बना था उस समय साम्राज्य में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग थे, उसमें वैमनस्य था, लेकिन अकबर ने सबको साथ लेके चलने का काम किया। अकबर ने कई डिबेट्स धर्मों पर कराए। दो इंपॉर्टेंट काम उसने 1563 और 64 में किए थे, और वो था तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, जो केवल जिम्मी या गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इसको समाप्त करवाया था। ठीक है, इसको समाप्त करवाया था ताकि सभी धर्मों को समानता या सम्मान मिल सके। यह काम बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अकबर ने किया था। और जो मुसलमानों से लिया जाता था वो जकात कहलाता था। ठीक है, तो अकबर ये सारे प्रयास, ये मैं एग्जांपल मैंने लिए कि धार्मिक एकीकरण कैसे करवाता था वो। अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना, सभी धर्म के लोगों को चलने देना, उनके धर्म को पालन करने देना, कट्टरता नहीं करना। तो अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया, वरन अपनी जनता में इसी प्रकार के विचारों को जागृत करने का प्रयत्न किया। अकबर ने अपनी जनता से सुलूहे कुल की नीति पर चलने का अनुरोध किया। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य खाई को पाटने के लिए एक नवीन धर्म की स्थापना की, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। ये एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक एकता स्थापित करने का सार्थक प्रयत्न किया था। अकबर ने अपने साम्राज्य में सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, जातिगत भेदभाव न हो और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को शासन में शामिल करना। 1563 में अकबर ने हिंदुओं में लगने वाला तीर्थ यात्री कर समाप्त किया, और 1564 में अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अब इससे आप एक एग्जैक्ट आंसर फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि अकबर ने धार्मिक एकीकरण या एकता या धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं। जजिया कर को हटा लिए जाने के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान प्रशासन के दृष्टि में एक समान हो गए। उसने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने पर भी रोक लगा दिया, रिलीजियस कन्वर्जन पर भी रोक लगा कि आप जबरदस्ती नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार अकबर ने साम्राज्य में सामाजिक एकता स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया। अकबर ने अपने साम्राज्य के व्यापार की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया। देश के आंतरिक और वैदेशिक व्यापार दोनों को प्रोत्साहित किया। उसने मध्य एशिया के साथ व्यापार किया और व्यापार को और अच्छा बनाए रखें, इसलिए अच्छे वैदेशिक संबंध हो, फारसी भाषा को प्रमोट किया। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान कर की व्यवस्था, एक जैसा टैक्स, जैसे उसके 12 से अधिक प्रांत थे तो लगभग 80% प्रांतों में उसने एक भू राजस्व प्रणाली लगाई थी जिसको कहते थे दहशाला, या इसको जब्ती भी कहते थे, जब्ती प्रणाली। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था टोडरमल ने, जिसमें 10 साल का एवरेज निकाल के टैक्स लगाया जाता था। तो एक तरह का एक जैसा कर, ठीक है, एक जैसे कर की व्यवस्था। मुद्रा में उसने मुद्रा में कर देने की भी व्यवस्था की, तो इससे मौद्रिकीकरण भी हुआ। तो ये सारी चीजें स्थापित हुई। अकबर ने भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया। कई धर्म ग्रंथों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया, जिससे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के संस्कृति को जानने का अवसर मिले। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हिंदू और मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध कराए। अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में उन्नति हुई। उसने जिन इमारतों का निर्माण कराया उस पर हिंदू और मुसलमान दोनों की कला की स्पष्ट छाप थी। हिंदू और मुसलमानों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करीब लाने के उद्देश्य से दीन इलाही की स्थापना की, जिसमें कई इसके दीन इलाही को और डिटेल में आगे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जिसको इसको ईश्वर का धर्म बनाया गया, मांस खाना वर्जित किया गया, सम्राट के सामने झुकना पड़ता है, और इसमें शांति अहिंसा सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक ये फेज आ गया अकबर, और अब दूसरा फेज आएगा। यानी देखिए, पहला शुरू हुआ बाबर, बाबर से हुमायूं शुरू होता है, फिर अकबर। अकबर ने इतना बड़ा शासन किया। अब एक समय आएगा अकबर के बाद के शासकों का। तो अकबर के बाद औरंगजेब तक की स्थिति ठीक रही है, लेकिन औरंगजेब के बाद लड़खड़ाना शुरू हो गया है। लेकिन जो नीति अकबर ने लागू की, जैसे जो प्रशासनिक चीजें वो छोड़ गया, जो सामाजिक व्यवस्था बना के चला गया, वो बहुत दिन तक चलती रही। हालांकि जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने बहुत चीजें क्लियरली कट डिनाई कर दी। वो इतना धार्मिक सहिष्णुता या सामाजिक सहिष्णुता के पक्षधर नहीं था, और उसने कुछ चीजें चेंज करने के बारे में सोचा भी। तो उसकी चर्चा करेंगे। उससे पतन भी हुआ। तो 1605 में अकबर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र सलीम जहांगीर नाम से मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ। लेकिन वह अपने पिता अकबर की भांति कुशल सम्राट सिद्ध नहीं हुआ। वह विलासी प्रवृत्ति का शासक था, यानी एक तरह से भोग विलास में रहने वाला। उसकी विलासिता के कारण उसके शासनकाल में राज्य की शक्ति बेगम नूर जहां के हाथ में हो गई, जो ईरानी थी। और उसने क्या किया? प्रशासन में पूरा ईरानी लोगों को भरना शुरू कर दिया। जहांगीर को उसकी न्यायप्रियता के लिए याद किया जाता है, और स्वभाव से उदार, क्षमाशील, दयालु होते हुए भी कभी कभी बहुत क्रूर और निर्दयी भी हो जाता था। 1627 तक शासन किया,
और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां जो 1628 से 1658 तक मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ। तो 1628 से 27 तक शासन चला। फिर शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन हुआ। शाहजहां एक कला प्रेमी था, स्थापत्य कला से ज्यादा प्रेम था, और शाहजहां भी एक तरह का उदार शासक ही था, बहुत क्रूर नहीं था। ठीक है, ये बात आपको यहां पर मिलेगी। इसकी पुष्टि बर्नियर ने भी की है। फ्रैंकोआ बर्नियर, जो मैं यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, उसने भी इस बारे में लिखा है। तो एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उसने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में अहमदनगर के राज्य को जीतकर साम्राज्य विस्तार किया शाहजहां ने, तथा बीजापुर और गोलकोंडा को भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो शाहजहां भी एक बड़ा शासक था। मध्य एशिया और कांधार की पुनः प्राप्ति के लिए उसने प्रयत्न किए, जो हिंदू कुश पर्वत के पास था। उसके समय में व्यापार, उद्योग, कृषि उन्नत अवस्था में थी, राजधन्य धान से परिपूर्ण था, और जो कला और संस्कृति का विकास है, खासकर स्थापत्य कला, वो भी तेजी से बन रहा था। धार्मिक दृष्टि से उसके विचार, उसके कार्य अकबर और जहांगीर की तुलना में संकीर्ण और अनुदार सिद्ध हुए, परंतु फिर भी हिंदू और ईसाइयों के दैनिक धार्मिक जीवन में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब ये वो काल था जब ईसाई भी धीरे धीरे भारत में आ चुके थे, क्योंकि इसका शासनकाल आप देखिए ध्यान से, शासनकाल क्या है, 16 से 28 से 58 तक, और लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, और धीरे धीरे ईसाई भी भारत में व्यापार की दृष्टि से घुसना शुरू हो चुके थे। तो उसने बहुत ज्यादा हिंदुओं को, ईसाइयों को छेड़ा नहीं, लेकिन उतनी धार्मिक उदारता नहीं थी जितना अकबर की थी। उसने अपने साम्राज्य का भार ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के सौंप दिया। दारा शिकोह भी एक बहुत योग्य आदमी था। हालांकि उसको शासन मुगल वंश नहीं मिला, क्योंकि औरंगजेब से लड़ाई हुई, औरंगजेब ने इसको मार दिया और औरंगजेब शासक बना। लेकिन दारा शिकोह दर्शन में रुचि रखने वाला, फिलॉसफी को जानने वाला, धर्म को पढ़ने सीखने वाला, अन्य धर्मों के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति था। और उसने दारा शिकोह को बोला कि मेरे नाम पे आप शासन चलाइए। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह, मुराद शुजा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुआ कि कौन राजा बनेगा, और इसमें औरंगजेब को सफलता मिली। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और 1658 में खुद सम्राट बन गया। और यहां से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये थी कि देखिए, औरंगजेब अपने आप में एक कुशल शासक था, एक बहादुर शासक भी था, लेकिन उसकी नीतियां ऐसी थी कि अब मुगल वंश धीरे धीरे पतन की तरफ जाता रहेगा। पतन के कई कारण थे, लेकिन एक कारण तो यह था कि औरंगजेब के बाद उतने अच्छे उसके उत्तराधिकारी नहीं आए। लेकिन औरंगजेब ने जो कट्टरता की नीति अपनाई, उससे सामाजिक एकजुटता जो अभी मुगल वंश में चल रही थी वो खत्म होने लगी, और अलग अलग विद्रोही उसमें निकलने लगे। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दुराव दिखने लगा। तो इस तरह से जो हिंदू सरदार थे या जो बड़े लोग थे वो नाराज होने लगे, और बाद में मौका मिलने पर विद्रोह करने लगे, और फिर उसको लास्ट में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो औरंगजेब के जमाने से शासन बदलने लगा। जो कला और साहित्य था, जिसको मुगल सम्राटों ने बढ़ाया था, औरंगजेब ने सिरे से उसको नकार दिया। तो मुगल सम्राट औरंगजेब 1658 से 1707 के समय की महानतम सफलता साम्राज्य का विस्तार था, क्योंकि उसने विस्तार की सीमा बहुत बड़ा नीचे आरकोट तक पहुंचा दी थी। वो अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई, जहांगीर और शाहजहां द्वारा स्वीकृत की गई धार्मिक सहनशीलता की नीति का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया सीधे सीधे। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये धार्मिक सहनशीलता उनशीलता कुछ नहीं होती है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से कट्टर शासन या उलेमाओं का शासन उसने बिल्कुल लागू करने की बात कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे साम्राज्य की एकता समाप्त हो गई। वफादार राजपूत वर्ग मुगलों तथा शत्रु, मुगलों का जो राजपूत वर्ग था वो मुगलों का पूरी तरह शत्रु बन गया। जाट, सिख और मराठे जैसे वर्गों ने भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। अब यहां से समस्या बढ़ने लगी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि अकबर के शासनकाल को इतना बड़ा होने के पीछे एक बहुत बड़ा ये लॉजिक था। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया, और औरंगजेब के अंतिम दिन अत्यंत निराशा में व्यतीत हुए। दक्षिण में वो फिर अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई। उसके विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए उसका कोई भी पुत्र योग्य नहीं था। 1 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष में औरंगजेब का निधन हो गया। ठीक बात। तो यहां तक हमने कहानी का सफर जारी रखा, ये औरंगजेब तक। ठीक बात। अब ये औरंगजेब तक बिल्कुल हम आए हैं किसमें, सीक्वेंस में। अब औरंगजेब के बाद कई शासक आए, अभी मैं उसकी चर्चा भी छोटा मोटा करूंगा, लेकिन फर्रुखसियार, शाह आलम और बहादुर शाह जफर को मैंने क्यों लिया है ये लास्ट में मैं आपको उसको बताता हूं। ठीक है। अब देखिए, अब औरंगजेब के बाद क्या हुआ। तो औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना वसीयतनामा लिखा, और उसने साम्राज्य को 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच बांट दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, सब सम्राट बनना चाहते थे। फिर इन तीनों में युद्ध हुआ, और मुअज्जम, आजम और कामबख्श के मध्य जब युद्ध हुआ तो मुअज्जम विजयी हुआ, और वह बहादुर शाह के नाम से जाना गया। इसीलिए जो ये शासक मैंने लिखा है, ये जो 1837 से 58 तक लिखा है, ये बहादुर शाह द्वितीय लिखा है।
बहादुर शाह प्रथम जो है वो मुअज्जम ने वो टाइटल हासिल किया था और 1707 से 1712 5 साल तक वो सम्राट बन के शासन करता रहा। बहादुर शाह के बाद मुगल राज सिंहासन पर जहांदार शाह, फर्रुख सियार ये ने शासन किया। अब जरा सा फर्रुख सियार की तरफ आते हैं। 1713 से 1719 तक वो शासन करता है। यहां इसका नाम मैंने लिखा है। इसका नाम इसलिए लिखा है कि अब इस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेजी शासन था वो अपना पैर पसारने का प्रयास कर रहा था और बार बार वो कमजोर शासकों को ही मना रहा था, लालच दे रहा था। तो फर्रुख सियार ने इसने क्या कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया, फरमान। और इस फरमान में ये कह दिया कि बिना टैक्स दिए अब फ्री में ये अंग्रेजी लोग बंगाल के एरिया में व्यापार कर सकते हैं। बस अब क्या था, इनकी तो चांदी हो गई और यहां से तो अब इन्होंने जी भर के फिर लूटना और पैर पसारना शुरू कर दिया। ये फर्रुख सियार वो पहला व्यक्ति था जिसने ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी थी, इसलिए मैंने यहां उसका नाम शामिल किया। फिर फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद शाह ने शासन किया। उसके शासनकाल में भारत नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने भी भारत को खूब लूटा। नादिर शाह के आक्रमण ने भारत को मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। फिर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, इन्होंने शासन किया। ये आप शासकों के नाम नोट कर सकते हैं। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली के 2 आक्रमण हुए, कौन भूल सकता है उसको, जिससे मुगल साम्राज्य को और क्षति पहुंचाई। तो ये सब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है। अयोग्य शासक, बाहरियों का आक्रमण, क्रूर नीति के कारण आंतरिक जो राजपूतों का संरक्षण था या सामाजिक एकता था उसका विखंडन, ये सारे कारण बन रहे हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय ने शासन किया। अब मैंने शाह आलम द्वितीय का भी नाम यहां पर लिखा हुआ है 1760 से 1788। क्यों लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। 1757 में हाँ ध्यान से समझते हैं। 1757 में क्या हुआ, 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो यहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहली बार एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी नींव भारत में बनाई थी। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद एक तरह से बंगाल पर अपना अधिकार इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने कर लिया था। उन्होंने अपने कुछ जिसको कह सकते हैं कि प्यादे बैठा रखे थे और वो मीर जाफर, मीर कासिम, ये सारी इंपॉर्टेंट कहानी पूरी आ जाती है। तो यहां पर प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने एक इनडायरेक्ट कंट्रोल अपना लिया था बंगाल में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था। अब 1757 के बाद 1764 में एक युद्ध हुआ बक्सर का। इस बक्सर के युद्ध में ये शासक मेन था शाह आलम द्वितीय, इसके साथ साथ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन सब को अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर में हरा दिया और विधिवत रूप से पहली बार मुगल सम्राट को इसी शाह आलम द्वितीय के हाथों के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों से। अभी तक किसी भी मुगल शासक को अंग्रेजों ने चुनौती देकर हराया नहीं था, लेकिन शाह आलम द्वितीय के ऊपर यह कलंक लगा कि पहली बार बाकायदा अंग्रेजों ने इनको हराया, पेंशन पे भेज दिया, काम इनका तमाम करने गए। इसलिए मैंने शाह आलम द्वितीय का नाम लिखा। और बहादुर शाह जफर का इसलिए लिखा क्योंकि ये सबसे अंतिम शासक थे, इनकी चर्चा भी करेंगे। तो शाह आलम द्वितीय को पहली बार अंग्रेजों ने हराया था बक्सर के युद्ध में, ठीक है। इसी शासक के शासनकाल में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। उसी युद्ध के बाद मैंने भी आपको बताया। शाह आलम द्वितीय के पश्चात अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ने शासन किया। ये दोनों नाम मात्र के शासक थे। ये जो बहादुर शाह द्वितीय आप देख रहे हैं, जिनका नाम मैंने नोट किया है, ये अंतिम शासक हुए। कैसे अंतिम शासक हुए, हुआ क्या कि 1857 में अंग्रेजों, अब 100-150 साल से अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेजों ने पूरा आतंक मचा दिया। तो मेरठ में विद्रोह हो गया। पहली बार 1857 की क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से पैदा हुआ। और वो विद्रोही फिर दिल्ली आए, बहादुर शाह जफर को बोले कि क्या बैठे हो, हम आपको अपना राजा मानते हैं, चलो लीड करो। इनको भी लगा हाँ हमें वीरता दिखाने का मौका है, क्रांति में टूट पड़े। अंग्रेजों ने हरा दिया, हरा के रंगून भेज दिया, चलो रवाना, खत्म कहानी। और यहां से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बाकायदा स्थापित हो गई। तो भारत में क्या हो गई, भारत में बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आप ये लोगो देख रहे हैं, वो स्थापित हो गई और भारत में शासन लागू हो गया अंग्रेजी हुकूमत का। तो इनके शासन यानी बहादुर शाह जफर के द्वितीय के शासनकाल में समस्त भारत पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया। और बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। क्रांति के असफल हो जाने के बाद देश से निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और मुगल वंश खत्म हो गया। तो 1526 से जो हमने शुरू किया वो 1857 में आकर क्या हो गया, समाप्त हो गया।
ये मुगल काल और उसके साम्राज्य की पूरी एक शॉर्ट स्टोरी थी, जो यहां भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहां तक बिल्कुल सीक्वेंस में, यहां दो ऐसी चीजें जो अंग्रेजों को यहां पर प्रभावशाली बनाई, उन्हीं अंग्रेजों ने इनका काम तमाम कर दिया, और मुगल वंश, मुगल प्रशासन जो बाबर ने शुरू किया वो खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी है वो आगे, वो तो आधुनिक इतिहास का भाग है। तो आई होप कि इस पहले पार्ट में, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो बिल्कुल बेसिक था, आपको मुगल साम्राज्य और उसके शासकों के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में, बहुत क्रक्स में, पॉइंट वाइज जानकारी मिलने में आपको सहायता हुई होगी। ये अगर आपको सेशन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, और इसको बार बार रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स के तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आपको इंग्लिश मीडियम, CUET, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए 7 to 12 हिंदी आपने सेलेक्ट कर लिया, क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, सारी चीजें आसानी से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपको पूरे सिलेबस का पहले ओवरव्यू समझाया जाएगा, फिर छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस, फिर NCERT सॉल्यूशन, MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको एक जगह दे दी जाएंगी ताकि आपको कई जगह भटकना ना पड़े। ठीक है, इसमें से किसी जगह आप क्लिक करेंगे तो आपका चैप्टर ऐसे शुरू हो जाएगा, प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो करके आप पढ़ लेंगे और आसानी से टॉपिक को समझ लेंगे। सबसे खास बात यह है कि चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, हमारे ऐप से पढ़ें, या हमारे यूट्यूब मंच पर पढ़ें, ये बिल्कुल आपको निःशुल्क 100% फ्री दी जाती है। पर हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक बताइए, अपने डाउट्स बताइए, और इसको शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।